नमस्ते जी, नमस्ते। क्या हाल चाल आपके? सर जी हम तो बहुत बढ़िया हैं, आप सुनाइएगा। हम भी बहुत बहुत अच्छे हैं। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। सप्लाई का आपका चैप्टर है और एग्जाम की दृष्टि से ये बी कैटेगरी में आ जाता है। और इसमें कई तरह के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस भी हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी हैं, एंड इसके अंदर केस स्टडी टाइप क्वेश्चंस भी आपके आ रहे हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाता हूं और वो भी एप्लीकेशन बेस्ड वाला जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। आइए हमारे साथ जरा। और वो क्वेश्चन मैंने जो चूज किया है सॉल्व करने के लिए, वो ये रहा। ग्रुपिंग की हुई है मैंने क्वेश्चंस की, पता है, ये रहा। और ये जो क्वेश्चन मैं करने जा रहा हूं आपका थर्ड का फिफ्थ नंबर, थर्ड कैटेगरी का फिफ्थ नंबर सॉल्व करने जा रहे हैं। और ये आई से आई मटेरियल से लिया हुआ क्वेश्चन है। मैं ऐसे सॉल्व कर रहा हूं जैसे मुझे एग्जाम देना है, तो मैं कैसे करूंगा, ठीक है, उसी तरह से पढ़ेंगे, उसी तरह से बात करेंगे। नंदीश्वर मैन्युफैक्चरर, नंदीश्वर मैन्युफैक्चर, अब मैं एग्जाम में बैठा हूं। रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरर सेंड सर्टेन कैटेगरी ऑफ यार्न फॉर प्रोसेसिंग टू द जॉब वर्कर। ये जो मैं कर रहा हूं इससे क्या होता है कि क्वेश्चन एक बार में समझ में आ जाता है, वरना हमें कभी कभी 2-3 बार पढ़ना पड़ जाता है क्वेश्चन। ये जॉब वर्कर को भेज रहे हैं यार्न। द जॉब वर्कर अंडरटेक्स द प्रोसेसिंग वर्क ऑन द यार्न एज पर द रिक्वायरमेंट, ओके, of Nandishwar manufacturer. During the process, job worker uses his own material. ऑब्वियस सी बात है, सर्विस के साथ साथ अपना ये ओन मटेरियल भी यूज़ किया है, गुड्स भी इसने इस्तेमाल किया है। ठीक है, ड्यूरिंग द प्रोसेस हो गया। द प्रोसेस्ड यार्न इज सोल्ड बाय द नंदीश्वर मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली फ्रॉम द जॉब वर्कर प्रेमिसेस। जो गुड्स यहाँ बन के तैयार हुआ वो नंदीश्वर मैन्युफैक्चरर ने, ऑब्वियस सी बात है वही इसका मालिक है, उसको यहाँ से बेच दिया जाता है, सोल्ड कर दिया। Balance quantity of yarn and waste material is sent back by the job worker to नंदीश्वर। जो कुछ बैलेंस मैटर था, कुछ यार्न बच गया था, कुछ वेस्ट बच गया था, वो इनको यहाँ पर सप्लाई कर दिया जाता है। द जॉब वर्कर इज ऑफ द ओपिनियन, अब जॉब वर्कर की क्या ओपिनियन आ रही है, दैट ही इज यूजिंग हिज ओन मटेरियल ऑल्सो, चूंकि उसने अपना मटेरियल इस्तेमाल किया है इन द प्रोसेसिंग, एंड हैंस सप्लाई टू नंदीश्वर जॉब वर्कर इज इन द नेचर ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, इसलिए वो गुड्स की सप्लाई है, एज वेल एज सर्विसेज। वो कह रहा है गुड्स की भी सप्लाई है और सर्विस की भी सप्लाई है। कह रहा है ठीक है, मैं मानता हूँ कि ये मेरी सर्विस है, तो ये सर्विस हो गया। मैं मानता हूँ कि ये मैंने गुड्स भी तो यूज़ किया है, तो दो सप्लाई मैंने दी है, सर्विस की सप्लाई भी दी है और गुड्स की सप्लाई भी दी है। ये उसकी ओपिनियन है। पहले बताओ कि आपको इसको सही आंसर पता है? हाँ सर, सही आंसर हमें पता है। कैसे पता है सर? ये सप्लाई ऑफ सर्विस होती है, भले इसमें गुड्स का एलिमेंट क्यों ना हो। ऐसा बताया गया था शेड्यूल नंबर 2 के अंदर, ठीक है, और सेक्शन है सप्लाई का 7, तो वहां से इसका आंसर निकल के आना है। अब मुझे बताइए इसमें रेलिवेंट प्रोविजन कौन सा है, क्योंकि मेरा बस यही है प्रेजेंटेशन, लॉ, उसके बाद एनालिसिस, दैट्स इट। तो लीगल कंटेंट क्या इसमें इस्तेमाल किया जाएगा, कहां से इसका सॉल्यूशन निकल के आएगा, तो इसका आंसर लिखते हैं। ये सप्लाई का आपका चैप्टर है। एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड का 5 ये दे रखा है, और इसके पहले लिखेंगे हम रेलिवेंट प्रोविजन। रेलिवेंट प्रोविजन, अब थोड़ा स्ट्रक्चर तैयार कर लूँ दिमाग में, क्या लिखना चाहिए। सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 में बताया है क्या क्या सप्लाई है। उसके बाद सेक्शन 7(1)(a) में बताया गया था, रेड विद शेड्यूल नंबर 2, कि सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ सर्विस है। तो उसके अंदर लिखा हुआ था कि जॉब वर्कर की जो एक्टिविटी है वो सप्लाई ऑफ सर्विस होती है। ठीक है, समझ में आ गई बात। सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन 1 describe the meaning of supply of goods और सर्विसेज। सर अगर सबसेक्शन नंबर याद ना हो तो, अगर सबसेक्शन नंबर याद नहीं तो कोई बात नहीं, सिर्फ सेक्शन 7 लिख के छोड़ दीजिए। और ये भी याद ना हो तो मत लिखिए, एज पर द प्रोविजन ऑफ जीएसटी लॉ, ठीक है। तो मुझे याद है तो मैं लिख रहा हूं।
तो डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, ठीक है। नेक्स्ट लाइन, वंस इट becomes a supply. Now the question is this: is it supply of goods or supply of services? Next line, section 7 1A मुझे पता है, read with schedule 2 describes where there is a supply, then it will be either supply of goods or supply of services, ठीक है। या तो गुड्स की सप्लाई होगी या सर्विस की सप्लाई होगी। नेक्स्ट लाइन, आप इसे ऐसे भी हाईलाइट भी ऐसे कर सकते हैं, डॉट बुलेट पॉइंट बना सकते हैं इसको ऐसे करके। मैं अलग अलग बात कर रहा हूँ, ठीक है। As per schedule 2, any treatment or activity made by the job worker on the goods supplied by any other person will be called as supply of services, even if it consists गुड्स एलिमेंट, चाहे इसमें गुड्स का एलिमेंट भी शामिल क्यों ना हो, ऐसा वहाँ लिखा हुआ है। तो ये तो हो गया आपका रेलिवेंट प्रोविजंस, ठीक है साहब। हाँ साहब, ठीक है। अब इसके बेसिस पर हमें इस लॉ को हमने अप्लाई करना है इन द गिवन सिचुएशन, ठीक है। तो मुझे पता है कि मेरा आंसर यहाँ से निकल के आएगा। अब आते हैं एनालिसिस एंड कंक्लूजन। एनालिसिस एंड कंक्लूजन, इसमें क्या आएगा सर? इन द लाइट ऑफ अबव स्टेटेड लॉ, ऊपर जो लॉ हमने बताया है उसको ध्यान में रखते हुए, द एक्टिविटी made by job worker for नंदीश्वर, क्या नाम था इसका पूरा? नंदीश्वर, इतना ही था ना? नंदीश्वर, हाँ ठीक है, नंदीश्वर is clearly fall under the ambit of schedule 2. Hence the activity will be called as
supply of service even if it consists गुड्स एलिमेंट्स, चाहे इसके अंदर गुड्स का एलिमेंट ही क्यों ना हो। तो कंक्लूजन में फाइनल लाइन आएगी अपनी यहां पर आकर, देयरफॉर द ओपिनियन ऑफ जॉब वर्कर इज नॉट फुली करेक्ट। पूरा सही नहीं है, वो अलग अलग बांट रहा था कि ये सप्लाई ऑफ सर्विस है, सप्लाई ऑफ गुड्स है, तो सप्लाई ऑफ गुड्स है ही नहीं, जो गुड्स एलिमेंट है वो भी सर्विस में क्लासीफाई होगा। इज नॉट फुली करेक्ट, बस बात खत्म। ना कोई आलतू फालतू की बातें हैं, लॉ लिख दिया, एनालिसिस एंड फाइनल योर कंक्लूजन, बात खत्म। इतना आसान है, बट ये आपको आर्ट तब आएगी जब आप खुद से लिखोगे, ठीक है। अब मैं आपको दे रहा हूं इसमें होमवर्क कि मतलब आपको कौन से क्वेश्चन का आंसर खुद से लिखना है, ठीक है। आइए मेरे साथ। ये मैंने करा दिया, आपको लिखना है आंसर। एक तो ये लिखेंगे, आपका होमवर्क में है, होमवर्क राइटिंग करनी है, लिखना जैसे मैंने बनाया वैसे आपको बनाना है इसका आंसर, ठीक है। चंद्रगुप्त वाला है, और एक और दूंगा, दो आपको करेंगे, एक मैं करूंगा, दो आप करेंगे। एक करेंगे आप क्वेश्चन कौन सा वाला, एक ये करेंगे, आईसीआई मेटल क्वेश्चन है ये वाला भी सारा सॉलिड। इस बार मेरा क्वेश्चन बैंक बहुत बहुत शानदार, दी बेस्ट क्वेश्चन बैंक बना के दिया है मैंने इस बार, पता है। तो एक आपका होमवर्क ये रहा राइटिंग, ज़्यादा मैं लोड नहीं दे रहा हूँ, जितना आप कर सकते हो आसानी से उतना मैं दे रहा हूँ, ठीक है। तो दो क्वेश्चंस के आंसर आपको खुद से तैयार करने हैं। ओके सर, आइए तो अब बाकी क्वेश्चंस को उसमें देखते हैं जो अपने दे रखे हैं यहाँ पे आके, कि किस क्वेश्चन में किस तरह की बातें हैं। डिफाइन अ सप्लाई इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जीएसटी एक्ट। तो सप्लाई क्या है उसे आप बताइएगा। तो सप्लाई सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 के अंदर डिफाइन किया हुआ है। उसमें बता रखा है कि देखिए एबीसी टेस्ट पास होना चाहिए, एक्टिविटी हो, सेल हो, बार्टर हो, लीज हो, लाइसेंसिंग वगैरह वगैरह, ये 8 एक्टिविटीज़ वहाँ पर दी रखी थी, लेकिन ये आपकी कंप्लीट लिस्ट नहीं होती है। इस तरह की और भी एक्टिविटीज़ आ सकती हैं। ड्यूरिंग द बिजनेस और फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस आपका होना चाहिए। कंसीडरेशन साथ में होना चाहिए, मॉनिटरी हो नॉन मॉनिटरी हो, आपका सप्लाई बना दिया जाएगा। दूसरा, अगर फॉर ए कंसिडरेशन हम बात कर रहे हैं और कोई आपस में ही जो जॉइंट वेंचर समझ लीजिए या एसोसिएशन ऑफ पर्सन और उसके जो मेंबर्स होते हैं उनको डीम्ड सेपरेट पर्सन माना जाता है, और विद कंसिडरेशन अगर कुछ एक्टिविटी हो रही है तो उसको भी यहाँ पर सप्लाई माना जाएगा। तीसरा था इम्पोर्ट ऑफ सर्विस है फॉर ए कंसिडरेशन है, चाहे बिजनेस पर्पज़ के लिए हो चाहे वो आपके पर्सनल पर्पज़ के लिए क्यों ना हो, उसको भी सप्लाई बना दिया जाता है। और 4 प्रकार की एक्टिविटी आपकी ऐसी हैं जो कि एफओसी होने पर भी आपकी सप्लाई बना दी जाएंगी, जिसमें आता है आपका नंबर 1 आरबीआई की एजेंसी। आर मतलब है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन और ट्रांजैक्शन इन बिटवीन डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन। बी का मतलब है बिजनेस असेट, परमानेंट ट्रांसफर ऑफ द बिजनेस असेट इन रिस्पेक्ट ऑफ विच यू हैव ऑलरेडी टेकन आईटीसी, एक वो आ जाता है। आरबीआई इंपोर्ट ऑफ सर्विस है, बिजनेस पर्पज के लिए है और किसी अपने रिलेटेड पार्टी से आपने या डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन से आपने लिया हुआ है और फॉर बिजनेस पर्पस लिया हुआ है। इफ ऑल द कंडीशंस आर सेटिस्फाइड देन इट विल बी टर्म्ड एज अ सप्लाई आल्सो। और आखिर में था आरबीआई की एजेंसी। एजेंसी मतलब प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में जो भी इन बिटवीन ट्रांजैक्शंस हो रही हैं उनको भी सप्लाई कहा जाता है। तो ये वाली बात आपकी यहाँ पे निकल के आ जाती है, सारा का सारा ज्यों का त्यों आंसर निकल कर आ रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, व्हाट आर द एलिमेंट्स दैट कॉन्स्टिट्यूट सप्लाई अंडर सीजीएसटी एक्ट। तो ये सिंपल से क्वेश्चंस हैं, इनमें ज़्यादा कुछ बात नहीं है कि क्लाइन के क्वेश्चंस हैं। अगर आपको पहला क्वेश्चन कर लिया तो ये आपके आसानी से हो जाते हैं, ठीक है। अ कार डीलर सेल्स अ मर्सिडीज कार फॉर 50 लाख रुपीज टू अर्न प्रॉफिट, डज इट क्वालिफाई एज ए सप्लाई। कार डीलर है, बिजनेस है इसका, ए एक्टिविटी भी कर रहा है, सेल कर रहा है, इसका बिजनेस भी क्योंकि डीलर है और कंसिडरेशन भी इसका आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पर सप्लाई बना दिया जाएगा। आगे बोलते हैं, ये छोटा क्वेश्चन है, आसानी से हो सकता है। विक्रमादित्य, आईसीआई मेटल का क्वेश्चन है आपका ये। विक्रमादित्य इज अ सैलरीड एम्प्लॉय एंड इज प्लानिंग टू डू ट्रेडिंग इन स्टॉक मार्केट। ओके, विक्रमादित्य है, सैलरीड एम्प्लॉय है
प्लानिंग टू डू ट्रेडिंग इन स्टॉक मार्केट, ठीक है, स्टॉक मार्केट में हाथ आजमाना चाहता है, फॉर विच ही हैज़ ओपनड अ ट्रेडिंग अकाउंट, ओके, विद वायदा ब्रोकर्स, ठीक है, वायदा ब्रोकर्स के पास में जाकर इन्होंने ये ओपन कर लिया। And during the month, Vikramaditya undertook future contracts without a physical delivery option, okay, but are cash settled on expiry of the contract date, ठीक है, amounting to rupees 35 lakh. Vikramaditya needs your advice whether the future contracts undertaken by him amounts to supply and liable to GST or not. देखिए, जो आपके फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ये आपकी जो सिक्योरिटीज़ की हम बात करके चलते हैं उसके अंदर ये फॉल कर जाते हैं। भले ही ये आपका डिलीवरी लेस है, बट स्टिल ये आपका शेयर सिक्योरिटीज़ वाली जो डेफिनेशन है उसके अंदर फॉल कर जाता है। तो जो 35 लाख की ट्रांजैक्शन हो रही है, इस पर आपका GST नहीं लगाया जाएगा। हाँ, जो वायदा ब्रोकर्स है, अगर उसकी अपनी कुछ ब्रोकरेज होती है तो उस ब्रोकरेज पर पक्का यहाँ पर GST लगा दिया जाएगा। तो इसमें जो रेलिवेंट प्रोविजन आएंगे, एक तो आपकी सिक्योरिटीज़ की डेफिनेशन होगी, सेक्शन 2 में दे रखी है, और दूसरा हो गया इसमें आपका सर्विस की डेफिनेशन वो भी आपकी सेक्शन नंबर 2 में ही दे रखी है, और वहां पर आपको ये बताना है कि एक्टिविटीज इन रिलेशन टू सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस इन रिलेशन टू सिक्योरिटीज वो आपकी टर्म्ड एज सप्लाई ऑफ सर्विस कही जाती है इफ इट इज फॉर ए कंसीडरेशन। तो रेलिवेंट प्रोविजन लिख के आप उसका यहाँ पर एनालिसिस दे सकते हैं। वैसे करके बोलते हैं, फॉर ए ट्रांजैक्शन टू फॉल अंडर द परव्यू ऑफ सप्लाई इट मस्ट बी ईदर डायरेक्ट गुड्स और सर्विस और बोथ, ठीक है। सबसे पहले आपको अपना कॉन्सेप्ट चेक करना है कि क्या आप क्वेश्चन का आंसर कर पा रहे हैं या नहीं, उसके बाद ये थ्योरी पढ़नी है कि आंसर हुआ कैसे है। मतलब मैं ये कह रहा हूं, मेरी बात समझना, इसको पढ़ने से पहले ना, ठीक है, आप हर क्वेश्चन को लिख लिख के देखेंगे, इतना समय तो आपके पास में होगा नहीं है मुझे पता है, लेकिन आप मन में लिख दीजिए, क्वेश्चन को स्पीड से लिख दीजिए कि मेरे ये अगर लिखना बैठूंगा तो मैं ये ऐसे करके लिखूंगा। अब चेक करो कि क्या आपने सही लिखा। तो फॉर ए ट्रांजैक्शन टू फॉल विद इन द परव्यू ऑफ सप्लाई इट मस्ट बी अ सप्लाई ऑफ इधर गुड्स और सर्विस और बोथ, ठीक है। द डेफिनेशन ऑफ टर्म गुड्स और सर्विस, वो आगे ना, गुड्स और सर्विस की डेफिनेशन, especially exclude securities from their purview, okay. Further, derivatives are included in the definition of securities. As derivatives fall in the definition of securities, they neither supply of goods nor supply of services, ठीक है। वो derivatives की तरह से ट्रीट किया जा रहा है और अकॉर्डिंगली वो सिक्योरिटीज की डेफिनेशन में फॉल करेगा और अकॉर्डिंगली फिर वो ना गुड्स है ना सर्विस है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स आर इन द, तो ये लॉ लिख दिया यहाँ पर आकर, ठीक है। अब इसका एनालिसिस पे आ गए। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स आर, अब क्वेश्चन पर बेस्ड आ गए, एप्लीकेशन बेस्ड। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स आर इन द नेचर ऑफ फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स द प्राइस ऑफ विच इज डिपेंडेंट ऑन द वैल्यू ऑफ अंडरलाइंग स्टॉक और इंडेक्स ऑफ द स्टॉक और सर्टेन अप्रूव्ड करेंसीज, आप जानते हैं, एंड डिफरेंट and the settlement happens normally by way of net settlement with no actual delivery, जो भी लेन देन है वो सब आपस में हो जाता है। Since future contracts are in the nature of derivatives, तो ये अपनी सिक्योरिटीज बन जाएगा और सिक्योरिटीज बनते ही ये गुड्स और सर्विस की परिभाषा से बाहर हो जाएगा और इसके ऊपर GST अपना नहीं लगाया जाएगा। जो मैंने दूसरा एलिमेंट आपको बोला कि जो ब्रोकरेज है उस पर GST लगाया जाएगा, ये आपके लिए ऑप्शनल है, आप लिखना चाहें तो लिखें, ना लिखना चाहें ना लिखें, क्योंकि वो सिर्फ इतना पूछ रहा है कि भाई ये जो ट्रांजैक्शन हुई है ये आपकी लायबल टू GST है या नहीं है, बस उसकी डिमांड इतनी है। आप चाहो तो एक नोट के तौर पे अलग से बता सकते कि भाई देखो ब्रोकरेज होती तो लग जाता, अगर आप बताना नहीं चाहोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नंबर आपके बिल्कुल भी नहीं कटेंगे क्योंकि जो पूछा वो आपने बता दिया है। आगे है रोब शेयर होल्डर लिमिटेड एंड अप्रूव इंटरमीडियरी, ये ICAI मेटल क्वेश्चन है। Intermediary has entered into an agreement with their certain securities were to be lent to धन बैंक, अच्छा जी, सिक्योरिटीज को ये रेंट आउट कर रहे हैं अंडर द सिक्योरिटी लैंडिंग स्कीम 1997। धन बैंक शेल पे स्पेसिफाइड लैंडिंग फी अगेंस्ट द लैंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज टू इट। तो आप बताइए इसकी टैक्सेबिलिटी का क्या सीन यहाँ पे रहेगा। तो इसकी टैक्सेबिलिटी रहेगी, और इवन RCM में हम जानते हैं कि लैंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज को तो RCM में टैक्स किया जाता है, लेकिन यहाँ पर जो पूछा जा रहा है वो आपसे RCM की नहीं पूछ रहा, वो कह रहा है कि भैया इस पर टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा इस एक्टिविटी के ऊपर आकर। तो सबसे पहले आपको चेक करना होगा कि क्या ये एक प्रकार की सप्लाई में फॉल करती है या नहीं करती है। तो देखिए इसमें इसका जो टारगेट है वो सिक्योरिटीज की बात हो रही है, मैं मानता हूं, तो लिखेंगे यहां पर जो रेलिवेंट प्रोविजन है सिक्योरिटीज की आप परिभाषा लिख के चलेंगे, ठीक है। दूसरा आप यहां पर गुड्स और सर्विसेज
जो सर्विसेज है उसकी यहाँ पर डेफिनेशन आएगी और उसके मुताबिक लिखा जाएगा यहाँ पर आकर कि ठीक है, सिक्योरिटीज जो होती हैं वो गुड्स नहीं होती हैं, ना ही वो अपनी सर्विस यहाँ पर कंसिडर करी जाती हैं। साथ में ये भी बताएंगे कि लेकिन एक्टिविटीज़ इन रिलेशन टू सिक्योरिटीज़ जो होता है वो आपका सर्विस बना दिया जाता है। अब आएंगे एनालिसिस पार्ट के ऊपर। चूंकि लैंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ जो है ये एक प्रकार की सर्विस इन रिलेशन टू द सिक्योरिटीज़ है, इसलिए इसको यहाँ पर सप्लाई बना दिया जाएगा एंड इट इज़ लाइबल टू जीएसटी। अगर आप बताना चाहो तो आपके लिए ऑप्शनल है, इट इज़ लाइबल टू जीएसटी अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ये आपके लिए ऑप्शनल काम यहाँ पर हो जाता है, ठीक है जी। तो वैसे करके यहाँ पर बात करा दी जाएगी जी। ओके सर जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड आगे बढ़ते हैं, टॉपिक नंबर 2 पर आ गए हैं और जो कि शेड्यूल 1 पर बेस्ड है। शेड्यूल 1 पर जो आरबीआई की एजेंसी आपका आता है ना, 4 एलिमेंट आते हैं वहां पर, जो एफओसी ट्रांजैक्शन, तो उन पर बेस्ड आपके क्वेश्चंस यहां पर दिए गए हैं। अब सर एक बात बताइए, क्या इतना छोटा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा? मैं बहुत बड़ी बात बोलने जा रहा हूं। क्या सर ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे? ऐसा क्वेश्चन अकेला नहीं आएगा, झुंड में आएगा। मतलब कि अगर मान लीजिए ऐसे ऐसे 5-6 ट्रांजैक्शंस को मिलाकर एक कंबाइंड क्वेश्चन बना दिया जाए तो क्या करोगे? तो आपको हर क्वेश्चन को देखकर चलना है। ये कहकर कि ये छोटा है, ये नहीं पूछा जाएगा, ऐसा नहीं करना। ये एक सिंगल ट्रांजैक्शन बनकर के बड़े क्वेश्चन का हिस्सा बनाया जा सकता है। आगे बोलते हैं, PQR एंड कंपनी, अ मैन्युफैक्चरर ऑफ टेक्निकल इक्विपमेंट, डोनेटेड सच इक्विपमेंट टू ए चैरिटेबल स्कूल ऑन अकाउंट ऑफ रिनोवेशन ऑफ ऑफिस, और ये आईटीसी ले चुके थे। ये सर सप्लाई बना दिया जाएगा। करना कैसे सोल्यूशन? वही पहले लॉ लिखिएगा कि एज पर शेड्यूल नंबर 1 जो आपका आता है, परमानेंट ट्रांसफर ऑफ द बिजनेस एसेट, जहां पर आप आईटीसी ले चुके होते हैं उसे यहां अपना सप्लाई बना दिया जाता है। तो अब एनालिसिस पे आ जाइए, क्योंकि यहाँ पर जो PQR एंड कंपनी है उसने अपने टेक्निकल इक्विपमेंट हैं जिन पर वो आईटीसी ले चुके हैं, है ना, वो आगे फ्री ऑफ कॉस्ट उन्होंने सप्लाई कर दिए हैं। तो ऐसे में इट इज क्लियरली फॉल अंडर द एम्बिट ऑफ शेड्यूल नंबर 1, सो इट विल बी कंसिडर्ड एज अ सप्लाई। सिंपल सी बात है। ये छोटा सा क्वेश्चन आप करेंगे खुद से, ये आप करेंगे, आप करेंगे, आपका होमवर्क है। उसके बाद में साहब सेल्स एंड एयर कंडीशन डीलर, साहब सेल्स एंड एयर कंडीशनर डीलर इन जनकपुरी। ये हैं साहब सेल्स हैं और एसी का इनका बिजनेस है, ठीक है। दिल्ली नीड्स 4 एयर कंडीशनर्स फॉर हिज न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस इन सफदरजंग एनक्लेव। इनका अपना कोई नया घर बना है जहां पर कि इन्हें 4 एसी की जरूरत है और वो एसी इन्होंने यहां से निकाल दिए हैं, ठीक है। Therefore, he transfer 4 air conditioner on which ITC has already been taken from its stock and for the said purpose. Examine whether the said activity amounts to supply under section 7 or not. तो यहाँ पर इन्होंने ये कांड कर दिया है मालिक। तो मुझे बताइए क्या इसका आंसर क्या है? पहले आपको बेस आंसर पता होना चाहिए। हाँ सर ये सप्लाई है, लेकिन लिखेंगे कैसे? वही जैसे पहले क्वेश्चन में रीजनिंग करी थी, शेड्यूल 1 के मुताबिक परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट है, आईटीसी ले चुके हैं, सप्लाई बना दिया जाएगा। ये रेलिवेंट प्रोविजन हो गया। अब इसका एनालिसिस एंड कंक्लूजन अपना आ जाएगा। तो इन द गिवन क्वेश्चन 4 एसीज उन्होंने यहाँ पे सप्लाई किए हैं जो कि क्लियरली फॉल करता है शेड्यूल 1 के दायरे में, सो इसलिए यहाँ पे इसको सप्लाई बना दिया जाएगा। तो ये तो बन जाएगी सप्लाई और जीएसटी लग जाएगा। फर्दर अ जनकपुरी रेजिडेंट आकाश अप्रोच करते हैं। यहाँ पर कोई जनकपुरी के हैं, मिस्टर आकाश हैं, ऐसे जरूर करें ना रफली काम, इससे ना क्वेश्चन एक बार में समझ में आ जाता है। आकाश हैं अप्रोच करते हैं साहब सेल को। ही सोल्ड एन एयर कंडीशनर टू साहब सेल्स फॉर ₹5,000। उन्होंने 5,000 का अपना एक एसी इनको बेच दिया है। आकाश हैड बॉट द सेड एयर कंडीशनर 6 मंथ बिफोर फॉर हिज रेजिडेंस। अपने पर्सनल यूज़ के लिए इन्होंने यहाँ पर इस्तेमाल किया था। तो क्या यहाँ पर आकर ये भी सप्लाई बन जाएगा कि नहीं बनेगा? इसका जो सोल्यूशन छिपा हुआ वो सेक्शन नंबर 7 में। पहले बताइए बनेगा नहीं बनेगा? नहीं बनेगा सर, क्योंकि ये सप्लाई नहीं बन पाएगा। उसमें बोलते हैं कि एबीसी टेस्ट हमारा पास होना चाहिए, कि एक्टिविटी होनी चाहिए। एक्टिविटी तो यहाँ पर हो रही है। बी फॉर बिजनेस, चूंकि यहाँ पर इसका बिजनेस ना तो बिजनेस है ना ही ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस है, हैंस इसलिए इसको सप्लाई नहीं बनाया जाएगा। तो ये हो गया आपका लॉ। और कंक्लूजन दे दीजिएगा कि भाई जो भी आपने आकाश ने इसको डील करी है इन द लाइट ऑफ सेक्शन नंबर 7 इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज ए सप्लाई। ठीक है जी, ऐसे करके बात यहाँ पर हो जाती है मालिक। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये आ गया रेलिवेंट प्रोविजन, ये आ गया है ना, एकदम सिंपल सुंदर प्रेजेंटेशन।
और वो वीडियो जरूर देखना यार, जो AIR का मैंने इंटरव्यू लिया है, आपको बहुत साहस मिलेगा, आपको बहुत एक कॉन्फिडेंस आपका बनेगा, मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। वो ऐसे ही लिख के आए, जैसे मैंने बताया वैसे लिख के आए हैं वो, रेलिवेंट प्रोविजन एनालिसिस एंड कंक्लूजन की यहाँ पर बात करने के लिए जा रहे हैं, तो वो अपना इस तरह से हो जाता है। ICAI मेटल का क्वेश्चन है, छोटा सा है, इसे आप होमवर्क में करेंगे, छोटा सा क्वेश्चन है। कृष्णा लिमिटेड प्रोवाइड्स, ये भी छोटा सा ही है, नाम मात्र के क्वेश्चन हैं, ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, मुझसे तो कुछ बड़ा कराओ ना तुम, बजरंग बली। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, रेलिवेंट प्रोविजन एंड ऑल, छोटे छोटे क्वेश्चन, छोटे छोटे। यहां बात करते हैं, राजेश सुराना है, हैज अ प्रोप्राइटरी फर्म इन द नेम ऑफ सुराना एंड सन्स इन जयपुर, ठीक है। राजेश सुराना है और ये भाई साहब, भगवान झूठ ना बुलाए, जयपुर से हैं। द फर्म रजिस्टर्ड अंडर GST इन द स्टेट ऑफ राजस्थान, ठीक है, एंड प्रोप्राइटरशिप फर्म थे ये। द फर्म मैन्युफैक्चर टैक्सेबल प्रोडक्ट्स, अच्छा कुछ मैन्युफैक्चरिंग है इनका काम। द फर्म ऑल्सो प्रोवाइड्स कंसल्टेंसी सर्विसेज, तो गुड्स में भी डील करते हैं ये मैन्युफैक्चर करके, और ये सर्विस भी देते हैं, ठीक है। राजेश सुराना हैज़ प्रोवाइडेड द कंसल्टेंसी सर्विसेज टू हिज ब्रदर अखिलेश सुराना लोकेटेड इन USA, अपने भाई को इन्होंने सर्विस दी हैं जिनका नाम है अखिलेश सुराना, और इनका ये ब्रो है, लोकेटेड इन USA विदाउट एनी कंसिडरेशन, ठीक है, ओके। FOC ट्रांजैक्शन की है, ओके। ठीक है, ओके। राजेश सुराना चार्जेस 3 लाख फॉर प्रोवाइडिंग सिमिलर कंसल्टेंस, नहीं ऊपर का रहेगा ना ये, हाँ हाँ, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय अखिलेश आर सिमिलर टू वंस मैन्युफैक्चर्ड बाय राजेश सुराना। अच्छा, द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय मिस्टर अखिलेश, ये भी कुछ मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, आर सिमिलर टू वंस मैन्युफैक्चर्ड बाय राजेश सुराना, दोनों वो ऐसा ही प्रोडक्ट ये भी बनाते हैं। राजेश सुराना चार्जेस 3 lakhs फॉर प्रोवाइडिंग सिमिलर कंसल्टेंसी सर्विस, जो FOC दिया है ओपन मार्केट वैल्यू उसकी 3 लाख की आती है, ओके। टू अदर इंडिपेंडेंट कस्टमर लोकेटेड इन USA, ठीक है। कंप्यूट द GST लायबिलिटी इफ एनी इन द गिवन केस एज्यूमिंग दैट रेट ऑफ GST, आपके ये यहां पर निकल कर आ जाते हैं। तो भाई पहले तो आप मुझे यहां पर ये बताइएगा कि ये एक प्रकार की सप्लाई है या नहीं है, उसके बाद ही मैं इसमें आगे बात कर सकता हूं। बताइए साहब। देखो, अब इसमें जो पूरा फोकस है वो कहां पर है? ये FOC सप्लाई है और ब्रदर को है, तो मुझे समझ में आता है इसका शेड्यूल नंबर 1। तो इसमें जो रेलिवेंट प्रोविजंस आएंगे वो कौन कौन से आएंगे? सबसे पहले मैं बताऊंगा, देखो भैया, जो अपना सेक्शन नंबर 7 है और 7 का जो 1 है उसके मुताबिक तो ये सप्लाई नहीं बनेगा, नॉट अ सप्लाई। मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ उसका आंसर, क्योंकि वो ट्रांजैक्शन अपनी FOC है। फिर मैं लेकर आऊँगा कि अगर मैं इसको टेस्ट करता हूँ शेड्यूल नंबर 1 पर आकर, उसमें प्रोविजन ये लिखा हुआ है कि अगर रिलेटेड पार्टी के बीच में या फिर डीम्ड डिस्ट्रिक्ट के बीच में ट्रांजैक्शन होती है और वो FOC होती तो सप्लाई बना दी जाती। तो पहले मैंने लीगल प्रोविजन यहाँ पे डाल दिया है। अब मुझे रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन भी लिखनी पड़ेगी यहाँ पर लीगल प्रोविजंस के अंदर ना। हाँ, तो रिलेटेड पार्टी किसे कहते हैं? तो रिलेटेड पार्टी में अपनी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, इसके अंदर इंक्लूड्स किए जाते हैं आपके फैमिली मेंबर्स भी आते हैं, फैमिली भी आती है, ठीक है। और जहाँ तक सवाल है फैमिली की डेफिनेशन का, तो उसमें क्या आता है? फैमिली की डेफिनेशन बोलते हैं कि हम दो और हमारे दो, साथ में जो ब्रदर है, जो सिस्टर एट्सेट्रा है, ये भी फैमिली का हिस्सा बनेंगे अगर ये डिपेंडेंट हैं तो हमारे ऊपर, ठीक है। अब ये तो आ गया आपका लॉ यहाँ पर। अब लॉ के बाद आएगा आपका एनालिसिस एंड कंक्लूजन निकल कर आएगा। तो रेलिवेंट जो डेटा चाहिए था वो मैंने लिख दिया पहले लॉ का, अब मैं कंक्लूजन की बात करता हूँ। इसमें अब ये बोलेगा, देखो जी, इसके मुताबिक नहीं है, शेड्यूल 1 में देखते हैं फॉल करेगी या नहीं करेगी, तो उसके पहले मुझे यहाँ देखना है। चूंकि ये जो ब्रो है इसका अपना खुद का बिजनेस है और ये अपना वेल सेटल्ड है लंदन में, ये यहाँ पर डिपेंडेंट नहीं है,
सो ये फैमिली की डेफिनेशन का पार्ट नहीं बनेगा। फैमिली की डेफिनेशन का पार्ट नहीं बनेगा तो रिलेटेड पार्टी का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा। अगर ये रिलेटेड पार्टी का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा तो ये शेड्यूल नंबर फर्स्ट के अंदर फॉल नहीं करेगा। अगर ये वहां फॉल नहीं करेगा तो इस घटना को एक सप्लाई नहीं माना जाएगा। आई होप बाबू बात समझ में आ गई होगी। सिस्टमेटिक तरीके से चलिए, पहले रेलिवेंट लॉ लिख दीजिए और फिर उस पर टेस्ट कर दीजिए और फाइनल अपना कंक्लूजन आप निकाल कर दे सकते हैं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन है जी। तो फाइनली इट इज नॉट अ सप्लाई, ये इसका आंसर यहां निकल कर आ जाएगा, नॉट ए सप्लाई। ठीक, अच्छा जी, आगे बोलते हैं मोक्ष भूमि। मोक्ष भूमि इंडस्ट्रीज हैज इट्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। मोक्ष भूमि, मोक्ष भूमि करके हैं और महाराष्ट्र में इंडस्ट्री है। ये जो रफ वर्क है ना, ये जरूर करते रहना। ये मैं आपको इसलिए बार बार करके दिखा रहा हूँ ताकि आप सीखो कि आपको ऐसे करना है, एक बार में क्वेश्चन समझ में आना है। तो इट स्टोर्स द फिनिश्ड गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बाई इट एट ए डिपो लोकेटेड इन द गुजरात। तो डिपो है गुजरात में, वहाँ इनका गुड्स रहता है। द डिपो इज ओन्ड बाई पुण्य भूमि लिमिटेड। ये है पुण्य भूमि लिमिटेड, ये दूसरी कंपनी हो गई पुण्य भूमि लिमिटेड। अ रिलेटेड पर्सन ऑफ मोक्ष भूमि, और आपस में ये रिलेटेड पार्टीज भी हैं। ओके, पुण्य भूमि लिमिटेड हैज नॉट, पुण्य भूमि लिमिटेड हैज नॉट चार्ज्ड एनी कंसिडरेशन फ्रॉम मोक्ष भूमि इंडस्ट्रीज फॉर यूसेज ऑफ डिपो फॉर स्टोरेज पर्पस। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये इनको स्टोरेज की सप्लाई दे रहे हैं, अपना गुड्स रखवा रहे हैं और ये रेसिपिएंट हो गए और आपस में ये एक रिलेटेड पार्टी में आ रहे हैं। वेदर द कंसिडरेशन फ्रॉम मोक्ष भूमि, वेदर द स्टोरेज ऑफ गुड्स परमिटेड बाय द पुण्य भूमि टू मोक्ष भूमि इंडस्ट्रीज क्वालिफाई एज सप्लाई करेगा या नहीं करेगा। अब आपकी कला यहां पर ये है, पहले बताओ आंसर करेगा कि नहीं करेगा। सर ये सप्लाई बन जाएगा, बन जाएगा। अब इसके लिए आपने दिमाग कहाँ कहाँ पर लगाया। सर इसके लिए हमने देखा कि जो सेक्शन नंबर 7(1) है उसमें तो ये फॉल नहीं करेगा क्योंकि एफओसी ट्रांजैक्शन है। नंबर 2, जब मैं सेक्शन 7(1) के साथ शेड्यूल 1 को पढ़ता हूं तो उसमें लिखा हुआ है कि ट्रांजैक्शन इन बिटवीन रिलेटेड पार्टीज, भले ही वो एफओसी क्यों ना हो रखी हो, तो उसे यहाँ पर हम अपना मान के चलते हैं, सप्लाई मान लिया जाता है। अब ये लॉ हो गया। एनालिसिस और कंक्लूजन में आ जाइए आप, वहाँ लिखिए कि भाई ये मोक्ष भूमि और जो पुण्य भूमि है ये दोनों आपस में रिलेटेड पार्टी हैं एंड इट इज़ क्लियरली फॉल विद इन द एम्बिट ऑफ शेड्यूल नंबर 1। सो अकॉर्डिंगली द ट्रांजैक्शन इन बिटवीन द कंपनीज टर्म्ड एज अ सप्लाई ऑफ सर्विस कंसिडर किया जाएगा। वेरी सिंपल। तो यहाँ पर से हम बोलकर चल सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है जी, तो ये इसका आंसर यहाँ पर मालिक हो जाता है। ओके सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर जी, आगे बढ़ जाते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, आप खुद कर लेंगे। ठीक है जी, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, होमवर्क। हाँ, मेरा रोल थोड़ा बड़े में आना चाहिए ना, ये छोटे छोटे नाम मात्र के क्वेश्चंस हैं, लेकिन छोड़ना नहीं है इनको आपने छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये छोटे छोटे क्वेश्चंस मिलकर कभी कभी एक बड़ा क्वेश्चन बना देते हैं। तो एक ये क्वेश्चन है, यहाँ पर आए जरा, ये मैं कराता हूँ आपको। एग्जामिन करना वेदर द एक्टिविटीज ऑफ इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस वुड अमाउंट टू सप्लाई अंडर सेक्शन 7 ऑफ CGST एक्ट 2017। अब देखो ये तीनों जो क्वेश्चंस हैं ना, ये तीनों के तीनों इंपोर्ट ऑफ सर्विस पर बेस्ड हैं। तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस को अलग अलग एंगल से आपसे पूछा गया है, ये तय है यहाँ पर आकर। तो मुझे पहले इसका रेलिवेंट प्रोविजन लिख लेना चाहिए क्योंकि ये मुझसे एप्लीकेशन करा रहा है कि बताइए इस केस में बनेगी या नहीं बनेगी। तो सबसे पहले यहाँ पर आएंगे, अपने जो आंसर लिखने बैठेंगे आप, तो रेलिवेंट प्रोविजन यहाँ पर आ जाएगा। रेलिवेंट प्रोविजन के अंदर क्या क्या निकल के आएगा, देखिए। जब मैं बात करता हूँ सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 की, तो उसमें लिखा हुआ है कि अगर मेरी इंपोर्ट ऑफ सर्विस यहाँ पर हो रही है और प्लस वो विद कंसीडरेशन अगर करवाई जा रही है, प्लस वो चाहे मेरी बिजनेस पर्पज़ के लिए हो या फिर मेरी पर्सनल पर्पज़ के लिए हो, उसे मैं यहाँ पर आकर सप्लाई बना देता हूँ। एक बात तो ये लिखी हुई है। हाँ, वो अलग बात है कि अगर इंडिविजुअल ने पर्सनल पर्पज़ के लिए है सप्लाई तो बनती है, बट आगे चलकर उसको एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है। तो एक बात तो मेरे बच्चा यहाँ पर ये हो गई। ठीक साहब, हाँ सर जी बिल्कुल ठीक है। और दूसरी बात क्या निकल के आती है, दूसरी बात जो अपना शेड्यूल नंबर फर्स्ट है ना मेरे भूरा, तो वहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि देखो भाई
कि अगर आप इंपोर्ट ऑफ सर्विस करके चल रहे हो और प्लस किसी रिलेटेड पार्टी या अपने डीम्ड डिस्ट्रिक्ट से कर रहे हो, प्लस एफओसी आप उसे कर रहे हो, प्लस आप उसे बिजनेस पर्पस के लिए कर रहे हो, तो उसे यहां पर आकर सप्लाई बना दिया जाता है। तो आपने अपना पूरा लॉ, मैंने तो शॉर्ट में बताया है क्योंकि हर क्वेश्चन को मैं डिटेल में लिख के बता नहीं सकता आपको, आप वो सारा का सारा लिख के चलेंगे, कंडीशंस आपने लिख दी। पहले तीनों के लिए इकट्ठा मैंने लॉ लिख दिया है, अब तीनों का आंसर मैं कर दूंगा एनालिसिस एंड कंक्लूजन के अंदर। तो पहला पॉइंट का आंसर करते हैं, श्रीनिधि कौशिक रिसीव्ड वास्तु कंसल्टेंसी सर्विस फॉर हिज रेजिडेंस, अच्छा पर्सनल यूज, लोकेटेड बांद्रा मुंबई में है, और मिस्टर रशेल ऑफ सिडनी ऑस्ट्रेलिया, द अमाउंट पेड फॉर द सर्विस इज 5000, तो ये पेड है, तो फॉर ए कंसिडरेशन है, तो आप इसको यहाँ पर आकर ढूंढिएगा। तो पर्सनल पर्पस के लिए है, पेड है, और वैसे करके सप्लाई बना दिया जाएगा। यस सर, ये अपनी यहाँ पर सप्लाई बना दी जाएगी, वुड अमाउंट टू सप्लाई। ग्रेट, लॉ लिख लीजिए पहले, सिंपल। और मैं कह रहा हूं कि अगर आप लिखकर सोल्यूशन नहीं दे रहे हैं, ओरल सोल्यूशन कर रहे हैं, तो आप शॉर्ट में लॉ लिख लीजिए यार, अपनी आंखों के सामने शॉर्ट में, जैसे मैंने लिखा ना ऐसे लिख लो, फिर देखो क्वेश्चन कितने कॉन्फिडेंस के साथ आपका सॉल्व होता है। करोगे तब ना, मैं तो अपना पूरा प्रयास करूंगा, लेकिन आपकी मर्जी, आप जो करना चाहो आप। मेरा काम है ज्ञान बांटना, बांटता रहूंगा मैं कुछ भी करता रहूंगा आपके लिए, लेकिन यार डिपेंड आपके ऊपर करता है। श्रीनिधि कौशिक रिसीव्ड वास्तु कंसल्टेंसी सर्विसेज फॉर हिज रेजिडेंस, पर्सनल पर्पस के लिए है, एट बांद्रा एंड मुंबई फ्रॉम हिज सन, अच्छा रिलेटेड पार्टी से है, वरुण रेजाइडिंग इन सिडनी ऑस्ट्रेलिया। फर्दर में श्रीनिधि डिड नॉट पे, एफओसी ट्रांजैक्शन है, बेटे से है, तो ये होगी भाई साहब अपनी एफओसी ट्रांजैक्शन है, और बेटा जो है वो रिलेटेड पार्टी में आता है, भले बेटा इंडिपेंडेंट ही क्यों ना हो, क्योंकि हम दो हमारे दो बच्चे ऑलवेज फैमिली का हिस्सा होते हैं, रिलेटेड पार्टी के अंदर वो आ जाएंगे। और क्या इन्होंने बिजनेस पर्पस के लिया है? जी नहीं, इन्होंने लिया है रेजिडेंशियल पर्पस के लिए इन्होंने लिया है। तो ये कंडीशन पूरी नहीं हुई, तो इसको यहाँ पर सप्लाई नहीं बनाया जाएगा, नॉट अ सप्लाई। ठीक है, मैंने जो भी हमारे कीवर्ड्स हैं वो उनको सबको मैंने ना बोल्ड कर रखा, हाईलाइट कर रखा है, ताकि आपको आसानी से आंसर दिख जाए। मिस श्रीनिधि कौशिक रिसीव्ड वास्तु कंसल्टेंसी सर्विस फॉर हिज बिजनेस के लिए लिया है, लोकेटेड बांद्रा मुंबई, फ्रॉम हिज सन से लिया है, वरुण से। शी डिड नॉट पे एनी कंसिडरेशन फॉर द सेड सर्विस। तो इस बार देखिए बिजनेस पर्पस के लिए आ गया, सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं यहाँ पर आकर, तो ये इस बार सप्लाई इसको बना दिया जाएगा, विल बी ट्रीटेड एज ए सप्लाई। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि जब इस प्रकार से टुकड़ों में क्वेश्चन आता है, तो पहले अगर मिलते जुलते एक ही थीम पर बेस्ड टुकड़े हैं, तो उन तीनों के संबंध में जो लॉ बनता है वो आप इकट्ठा लिख लीजिए पहले, लिखने के बाद फिर वन बाय वन उनका आंसर आप करके आएंगे। मैं देखता हूं कि आपके नंबर ऑल इंडिया हाईएस्ट क्यों नहीं आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ी मालिक, आगे क्या बोलते हैं साहब? आगे आ गया सेकंड का 19th नंबर है, सेलेक्टा। ये आप खुद से करके चलेंगे, कुछ तुम करो कुछ हम करें, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं यार, स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल क्वेश्चंस, स्मॉल क्वेश्चंस। ये आपको, ये मैंने करा दिया लिखकर आपको। यहाँ देखते हैं, एबीसी कंसल्टेंसी सर्विसेज है, ओके, एबीसी कंसल्टेंसी सर्विसेज मुंबई में है, एबीसी मुंबई महाराष्ट्र में है, सप्लाई टेक्निकल इक्विपमेंट सर्विस टू हिज क्लाइंट, ओके, इट हैज़ बीन प्रोवाइडिंग टेक्निकल सर्विसेज टू XY लिमिटेड मुंबई। ये XY मुंबई को टेक्निकल सर्विसेज अपने दे रहे हैं यहाँ पर आकर, सिंस पास्ट 2 years, ठीक है, पिछले 2 सालों से। कंसिडरेशन इज सेटल्ड बाई XY लिमिटेड असाइनमेंट वाइज, ओके, हाँ पिछले 2 साल दे रहे हैं। कंसिडरेशन इज सेटल्ड बाई XY लिमिटेड असाइनमेंट वाइज, ठीक है। XY लिमिटेड पेड 45 लाख टू ABC, 45 लाख रुपए इन्होंने दे दिए हैं टू ABC कंसल्टेंसी ऑन 10th January, ऑन विच ABC कंसल्टेंसी एग्री टू नॉट प्रोवाइड सिमिलर सर्विस टू टेक्निकल कंसल्टेंसी टू एनी अदर बिजनेस एंटिटी इन इंडिया। तो उन्होंने ये पैसे दिए हैं, और इसलिए दिए हैं कि कुछ आप नहीं करोगे, नॉट टू डू समथिंग, नेगेटिव एक्टिविटीज़ के लिए यहाँ पर पैसे दिए गए हैं कि आप ये काम नहीं करके चलोगे। ठीक है जी, तो ये सर्विस बन जाती है अपनी, पता है हमें। एंड इन इंडिया और अब्रॉड फॉर ए पीरियड ऑफ 8 year, 8 साल के लिए इनको बाउंड कर दिया है। ABC कंसल्टेंसी इज ऑफ द व्यू दैट 45 लाख इज नॉट चार्जेबल टू GST। उनको लगता है कि GST के लिए चार्जेबल नहीं है, ये रिक्वायर्ड। आप बताइए कि क्या करना होगा यहाँ पर आकर। तो यहाँ रेलिवेंट प्रोविजन आपका कौन सा निकल कर आता है? तो देखिए, इसमें सबसे पहले आएगी आपकी सर्विस की डेफिनेशन की एनीथिंग अदर देन गुड्स जो होता है वो आपका सर्विस कहा जाता है, और वो चाहे एक्टिव मोड की चाहे पैसिव मोड की हो। इसके साथ साथ आपका सेक्शन 7(1)(a)
रेड विद शेड्यूल नंबर 2, उसमें क्लियरली डिफाइन किया गया है एग्रीइंग टू नॉट डू समथिंग, कुछ ना करने के लिए, कुछ मनाही के लिए, कुछ टॉलरेट करने का आप एग्रीमेंट करके चलते हैं, तो ये भी एक सप्लाई ऑफ सर्विस कंसीडर करी जाती है। ये आ गया इसका लीगल प्रोविजन। और सोल्यूशन में बता देंगे कि यहाँ पर जो अपने 45 लाख रुपीस XY ने ABC लिमिटेड को दिए हैं, ये क्लियरली फॉल करता है अंडर द एम्बिट ऑफ शेड्यूल नंबर 2, सो हेंस इट विल बी ट्रीटेड एज अ सप्लाई ऑफ सर्विस, जिसमें कि रेसिपिएंट बनेगा ये पर्सन जो कि पेमेंट कर रहा है और सप्लायर बनेगा ये, तो ABC को यहाँ पर ये GST को रेस्पेक्ट में भरना पड़ जाएगा मेरे बच्चा। क्या लिखा देखिए जरा, एज पर स्कोप ऑफ सप्लाई डिफाइंड बाई सेक्शन 7(1) इट इंक्लूड्स डीम्ड सप्लाई अंडर सो एंड सो पैरा। ये सर पैरा वैरा लिख सकते हैं क्या? देखो जितना आपको आता है उतना लिख दीजिए, कोई जरूरी नहीं कि पैरा 5E आप लिख के चलेंगे। प्रोवाइड्स एग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट और टू टॉलरेट एन एक्ट और सिचुएशन इज ए सप्लाई ऑफ सर्विस। ये आ गया आपका यहाँ पर लीगल कॉन्टेंट, लॉ आ गया, रेलिवेंट प्रोविजन। Thus, in any consideration received for agreeing to the obligation to refrain from the act etc. जो 45 लाख रुपए यहाँ पर मिले हैं, ये आपका चार्जेबल टू GST यहाँ पे करा दिया जाएगा। ठीक है जी। सिंस GST इज नॉट सेपरेटली कलेक्टेड, अब यहाँ पर GST अलग से तो कलेक्ट किया गया नहीं है, जो भी दिया है लमसम 45 लाख रुपए ही दिया गया है, तो ये ही को हम इंक्लूसिव ऑफ GST मानकर चलेंगे। वैल्यूएशन रूल्स जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर रूल नंबर 35 हमारा आता है, जो बोलता है कि अगर हमें वैल्यू इंक्लूसिव ऑफ GST दी हुई है तो उसको हम कैसे करके उसको अलग करके चलेंगे। वही 18% का अगर GST बनता है तो 18/118 यहाँ पे कर देंगे, तो मेरे सामने असेसेबल वैल्यू निकल के आ जाएगी, और उसमें से अपना मैं जो भी CGST SGST मेरा बनता है वो मैं आके यहाँ पर मालिक कैलकुलेट कर दूंगा। तो इस प्रकार से इसका सोल्यूशन निकल कर आ जाएगा। ठीक है जी। छोटा क्वेश्चन ये आपका राइटिंग के लिए मैंने दिया है, आप प्लीज मेरा कहना मान लेना, ये थोड़ा थोड़ा समय मुझे डिवोट कर देना मेरे लिए आप, राइटिंग वाला जो है ना। और क्योंकि जब तक आप खुद से लिख के नहीं देखोगे, मैं छाती पीट पीट के मर जाऊं, लेकिन आपको कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा जब तक खुद से नहीं लिखोगे आप। और एक बार खुद से लिख दिया तो मेरी बात भी आपको और अच्छे से समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। आगे बोलते हैं, यहाँ पर टॉपिक नंबर आ जाता है मालिक आपका जी 4 करके, और शेड्यूल 3 पर हम आ जाते हैं। एनमरेट द एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शन विच, शेड्यूल 3 समझ गए ना, वही न्यू मैजिक ऑफ WG लीकर वाले, जिसमें कि नेगेटिव एक्टिविटीज की बात की जाती है कि किन किन को सप्लाई नहीं बनाया जाएगा, जहां पर नो मीन्स नो बोल दिया जाता है। ठीक है। एनमरेट द एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शन विच शैल बी ट्रीटेड नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो उसमें जो सेक्शन नंबर 7 अपना यूज किया जाता है और साथ में अपना जो शेड्यूल नंबर 3 भी इस्तेमाल किया जाता है, तो उसके मुताबिक वही अपना न्यू मैजिक ऑफ WG लिकर वाले। तो एन का मतलब एंटिटी टू एंटिटी हो गया, कि एंटिटी से एंटिटी में गुड्स जा रहा है विदाउट ब्रिंगिंग इनटू इंडिया, तो उसको हम सप्लाई नहीं मानते। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय हो गया, वेयर हाउसिंग कस्टम वेयर हाउसिंग की बात हो गई। मैजिक मतलब एम मतलब हो गया मॉर्चरी सर्विसेज, ए मतलब एक्शनेबल क्लेम हो गया जी अपने यहाँ पर आकर, और ये हो गया अदर देन बैटिंग गैम्बलिंग लॉटरी। जी मतलब गवर्नमेंट पीपल हो गए। आई मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी, लैंड बिल्डिंग की सेल हो गई, बिल्डिंग मतलब कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग। एंड सी का मतलब कोर्ट कचहरी अपने यहाँ पर हो गए। डब्ल्यू का मतलब और जी कि आर्टिकल 243 और जी डब्ल्यू में आने वाले जो एक्टिविटीज़ हैं दैट इज प्रोवाइड बाय द गवर्नमेंट, तो उनको भी सप्लाई नहीं माना जाएगा। लिकर का लाइसेंस जो है अपना, उस जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है उसको भी सप्लाई नहीं माना जाएगा। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड इसका आंसर आ जाएगा। तो इसमें वैसा कुछ नहीं कि आपको कुछ अप्लाई करना पड़ रहा है, एप्लीकेशन बेस्ड ये है ही नहीं। वेदर एक्शनेबल क्लेम आर लायबल टू GST, देखिए एक्शनेबल क्लेम के बारे में हम क्या लिखेंगे, तो इसमें सबसे पहले बताएंगे, देखिए गुड्स की जो डेफिनेशन आती है उसमें एक्शनेबल क्लेम को शामिल किया जाता है। ठीक है, एक्शनेबल क्लेम इज ए सप्लाई ऑफ, एक गुड्स की तरह माना जाता है। एंड जब हम सप्लाई पे आते हैं और अपने शेड्यूल 3 पर आ जाते हैं तो वहाँ बताया जाता है कि एक्शनेबल क्लेम जो है वो सिर्फ उतने तक ही हम कंसिडर करेंगे जितना तक कि बैटिंग गैम्बलिंग लॉटरी में आता है। इसके अलावा इसके जो और फॉर्म्स हैं अदर देन बैटिंग गैम्बलिंग लॉटरी, तो उनको जैसे अनसिक्योर्ड डेट्स वगैरह हो गया, तो उसको यहाँ पर सप्लाई नहीं माना जाएगा, एंड अकॉर्डिंगली GST की बात नहीं करी जाएगी। ठीक है सर। उसके बाद ये छोटा सा क्वेश्चन है अपना, पढ़ के देख लेते हैं। ज़ॉम्बी अ सप्लायर रजिस्टर्ड इन हैदराबाद तेलंगाना प्रोक्योर्स गुड्स फ्रॉम चाइना एंड डायरेक्टली सप्लाई द सेम टू द कस्टमर इन, रुको जरा, ज़ॉम्बी है हैदराबाद, नहीं लिखोगे तो 2 बार पढ़ना पड़ता है, रिपीट करना पड़ता है क्वेश्चन को। सप्लायर रजिस्टर्ड इन हैदराबाद है ज़ॉम्बी, प्रोक्योर्स गुड्स फ्रॉम चाइना, अच्छा चाइना से कुछ ये लेकर आया है, and directly supplied to same and directly supply the same to the customer in US without reference to the provision of GST।
हाँ, विद द रेफरेंस ऑफ प्रोविजन ज़ॉम्बी रजिस्टर सप्लायर प्रोक्योर्स करता है गुड्स चाइना एंड सप्लाई द सेम, एग्जामिन वेदर द साइड एक्टिविटी सप्लाई ज़ॉम्बी लिमिटेड इज टैक्सेबल, इफ यस तो डिटरमिन द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ द सेम। तो इसमें जिस तरह से लैंग्वेज आ रही है कि प्रोक्योर करता है, तो मतलब गुड्स हैदराबाद के अंदर आया है और फिर वो अपना यूएसए चला जाता है, वैसे करके। तो ज़ॉम्बी सप्लायर रजिस्टर्ड है, प्रोक्योर गुड्स फ्रॉम चाइना एंड डायरेक्टली सप्लाई, डायरेक्टली वर्ड से ही लग रहा है कि नहीं यार वो इंडिया में आया ही नहीं है। अगर सीन कुछ ऐसा है कि वो आया ही नहीं है, यहाँ से लेकर यहाँ सप्लाई कर देता है, तो फिर तो ये आपका सप्लाई ही नहीं बनाया जाएगा। शेड्यूल 3 ट्रांजैक्शन एक्टिविटीज विच शैल बी नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस, उसमें बोलते हैं कि एंटिटी से एंटिटी में जा रहा है, तो भाई साहब फिर यहाँ पर बात नहीं करी जाएगी, वैसे करके बोल दिया जाता है, ठीक है। और प्लेस ऑफ सप्लाई किसका पूछ रहा था, इफ़ यस तो ये तो सप्लाई नहीं है, तो फिर प्लेस ऑफ सप्लाई की तो बात होगी ही नहीं। Therefore, in the view of above mentioned provision, the said activity is not a supply, hence it is not leviable to GST. Since supply is a taxable event, तो GST की बात हम कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। यस सर, आगे बढ़िए। आगे आपका आई से मेटल क्वेश्चन आ रहा है जी यहाँ पे आके। मोहनदास इंटरनेशनल entered into a transaction for import of goods from a vendor located in Italy। अच्छा जी, एक सेकेंड, मोहनदास हैं, इंटरनेशनल इंपोर्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम द वेंडर लोकेटेड इन इटली, इटली से हम बात कर रहे हैं, ठीक है। ड्यू टू फाइनेंशियल इश्यूज मोहनदास इंटरनेशनल वाज नॉट इन ए सिचुएशन टू क्लियर द गुड्स अपॉन पेमेंट ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटी, ठीक है। तो अब यहाँ कस्टम्स से इनका माल फंसा हुआ है। मोहनदास इंटरनेशनल सोल्ड द गुड्स टू राधे कृष्ण एक्सपोर्ट हाउस बाय एंडोर्समेंट ऑफ द टाइटल ऑफ द गुड्स वाइल द गुड्स वर इन हाई सीज, जब गुड्स पीछे ही था, हाई सीज में था, तो वहाँ पर बेच दिया जाता है। द एग्रीमेंट फर्दर प्रोवाइड दैट मोहनदास इंटरनेशनल शेल परचेज बैक द गुड्स इन फ्यूचर, वो कह रहे कि हम फ्यूचर में खरीद लेंगे फ्रॉम राधा कृष्णन एक्सपोर्ट हाउस, डिस्कस द टैक्सेबिलिटी ऑफ द ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व अंडर सो एंड सो। कह रहे अभी बेच दिया है क्योंकि छुड़ाने के पैसे नहीं थे, पैसे कुछ दिक्कत आई है, तो अब ये जो बेची है ट्रांजैक्शन, हाई सी सेल में ट्रांजैक्शन हुई है, शेड्यूल 3 के मुताबिक गुड्स के इंडिया में आने से पहले, कस्टम कंट्रोल में आने से पहले ही बेच दिया गया है, ये आपका सप्लाई की डेफिनेशन में फॉल नहीं करेगा। दूसरा, जब ये गुड्स को यहाँ से छुड़ा लिया जाएगा और जब इसकी ट्रांजैक्शन करी जाएगी कि जिसको बेचे थे वो अब हमें वापस बेच रहा है, तो नाउ इट इज लाइबल टू जीएसटी, कंसिडर उसे करवा दिया जाएगा, ठीक है जी। तो राधा कृष्ण छुड़ा के इसको ले आएगा और फिर बेचेगा, तो उसको यहाँ जीएसटी के दायरे में रखवा दिया जाएगा, जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा। तो पैरा नंबर 8B ऑफ शेड्यूल 3, हाई सी सेल ट्रांजैक्शन जो हैं शेल नॉट बी कंसिडर्ड एज ए सप्लाई। आप बोल्ड पर्सन पढ़ के देखना पोर्शन। Import duty including IGST shall be payable by the Radha Krishna Export House, और अकॉर्डिंगली यहाँ पर जीएसटी पर जब उसके बाद आगे बेचेगा तो अकॉर्डिंगली इस पर जीएसटी लगा दिया जाएगा। अच्छा क्वेश्चन, गुड है, आसान भी है, ठीक है। ये है अपना आईसीआई मेटल का अगला क्वेश्चन है, कुछ नहीं छोड़ा, आईसीआई मेटल एमटीपी आरटीपी पास्ट एग्जाम क्वेश्चन एक्सेट्रा सब कुछ, और जिन क्वेश्चंस के साथ कुछ मार्किंग नहीं है वो आपके सीएस और सीएमएस से लिए गए हैं। Angad Private Limited is engaged in the business of distribution of construction material as an incentive. Angad, एक सेकेंड रुको जरा, अंगद है, अंगद is engaged in the business of distribution of construction material as an incentive. Angad Private Limited pays an amount of rupees 75,000 to its employee upon achieving a specified sales target. तो अंगद ने अपने एम्प्लॉय को 75,000 का कुछ दे दिया, भाई मौज करो। द इंसेंटिव इज पार्ट ऑफ द सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय एंड नॉट एप्लीकेबल टैक्स इज डिडक्टेड एट सोर्स एज पर द रेलिवेंट इनकम टैक्स प्रोविजन। द इंसेंटिव इज पार्ट, अच्छा, Angad Private Limited is of the view that GST is not leviable on such incentive paid to employee, whether the view taken by the Angad। देखिए, अगर ये सैलरी का पार्ट बन जाता है तो हम जानते हैं कि जो भी एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर के लिए कर रहा है और जो इन द कैपेसिटी ऑफ एन एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप जो भी मिल रहा है, फिर तो वो सप्लाई की परिभाषा से बाहर हो जाता है। बियॉन्ड कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट, बियॉन्ड सैलरी आपको जो भी मिलता है, अगर वो 50,000 तक का मिलता है तो उस पर सप्लाई नहीं माना जाता, उसके ऊपर मिलेगा तो पूरे अमाउंट को सप्लाई बना दिया जाता है। क्या कहते हैं, सुनिए जरा। यस, अंगद का जो व्यू करेक्ट है इन टर्म्स ऑफ सेक्शन इतना शेड्यूल 3 को साथ में लगाते हुए। सर्विस बाय
एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर इन द कोर्स और इन रिलेशन टू द एम्प्लॉयमेंट। सबसे अहम बात क्या है, इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट मतलब सैलरी का पार्ट बनेगा। दिवाली पे मैं या कोई भी एम्प्लॉयर कंबल बांटता है तो क्यों सैलरी का पार्ट नहीं होते हैं, तो वो 50,000 लिमिट के अंदर फॉल करेगा। लेकिन अगर कंबल वाली बात कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट में लिखी हुई हो, सैलरी का पार्ट बनती हो, सीटीसी कंपनी की सीटीसी में फॉल करती हो, है ना, जो आपको मिलता है ना कि भाई ये मिलेगा, तो कंबल लिखा हुआ है, तो फिर वो 50,000 वाली लिमिट का हिस्सा नहीं बनेगा। फिर चाहे 1 लाख के कंबल क्यों ना मिल जाए आपको, फिर भी वो सैलरी का पार्ट बनेंगे। अकॉर्डिंगली उस पर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। ठीक है जी। फर्दर द अमाउंट पेड एज एन इंसेंटिव बाई इतना इतना इज नॉट इन द नेचर ऑफ गिफ्ट एंड डस, वो गिफ्ट थोड़ी ना, वो तो ऑब्लिगेशन आपका, कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन आपको देना ही पड़ेगा अगर उसने टारगेट अचीव किया है तो इसलिए नॉट कवर्ड अंडर शेड्यूल 1, is not in the nature of gift and so not covered under in fact जो शेड्यूल 1 में 50 शेड्यूल मतलब 50,000 वाली जो लिमिट होती है उसमें ये फॉल नहीं करता है। एंड इन द गिवन केस ये फाइनली आपका सप्लाई नहीं बना जाएगा एज पर शेड्यूल नंबर 3 के मुताबिक। 3 में फॉल करेगा केस, ये केस 1 में फॉल नहीं करेगा, 3 में फॉल करेगा, उसके मुताबिक इसको सप्लाई नहीं बनाया जाएगा। वैसे करके बोल के चलते हैं मालिक। ठीक है सर जी। अगला क्वेश्चन छोटा है, आप खुद से देखेंगे इसको। एंड ये मैंने आपको दिया है राइटिंग के लिए ऐसे करके। एंड उसके बाद मेरे भूरा यहाँ पर आ जाते हैं हम, आलोक प्राइवेट लिमिटेड की बात करते हैं आपसे आकर। आलोक प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरर सेंट स्टील कैबिनेट, एक मिनट, आलोक प्राइवेट लिमिटेड है, आलोक रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरर सेंट स्टील कैबिनेट्स, स्टील कैबिनेट्स कहाँ भेज रहे हो भाई साहब? 50 लाख के हैं अंडर अ डिलीवरी चालान टू प्रेम टूल्स। ओए होए, ये मुझे लगता है एक मूवी आई थी ना, वो हम आपके हैं कौन, उसमें कैरेक्टर के नाम थे। प्रेम टूल्स रजिस्टर्ड जॉब वर्कर, ओके, रजिस्टर्ड जॉब वर्कर। The scope of job work included mounting the steel cabinet on a metal frame and sending, मतलब इस पर कुछ काम करना था, मोटी बात ये है, मेटल इसके ऊपर, अच्छा माउंटिंग वगैरह करनी थी। Sending the mounting panel back to Alok Private Limited. The metal frame is to be supplied by Prem Tools Limited, ठीक है। Prem Tools has agreed for a consideration of 5 लाख रुपए for entire mounting activity including the supply of metal frame। सब कुछ मिला मिलू के इन्होंने कहा कि 5 लाख में काम हो जाएगा। During the course of mounting activity कुछ वेस्ट जनरेट होता है जिसे प्रेम टूल ने 45 का बेच दिया। काम खत्म होने के बाद माल इनको जाता है और जो वेस्ट था वो प्रेम टूल्स ने ही यहाँ पर बेच बाच के निपटा लिया। इसकी कीमत थी 45,000 रुपीज़। प्रेम टूल सेंट द स्टील कैबिनेट माउंटेड ऑन सोन सो, ठीक है जी। एज्यूम दैट मेटल फ्रेम पर जीएसटी का रेट 28% का है, मेटल वेस्ट पे 12% का है और सर्विस सेक्टर पे 18% का है। पूछ क्या रहे हैं? कह रहे हैं यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट जीएसटी लायबिलिटी ऑफ प्रेम टूल्स लिमिटेड, ऑल्सो गिव रीजन्स फॉर इंक्लूजन और एक्सक्लूजन ऑफ द वैल्यू ऑफ कैबिनेट in the job charges for the purpose of payment of GST by Messrs Prem Tools। तो जॉब वर्कर के यहाँ पर क्या और किस तरह से किया जाएगा, तो यहाँ पर आकर आपको बता देना चाहते हैं सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 के अंदर ये बातें आती हैं कि भाई ठीक है, कोई किसी प्रकार की आप एक्टिविटी कर रहे हो किसी व्यक्ति के लिए फॉर ए कंसीडरेशन है, 5 लाख भी है तो उसको यहाँ पर सप्लाई बना दिया जाएगा। तो प्रेम जो है ये सप्लायर बन गए सर्विस के, किसके रहे? सर्विस के, और ये अपने रेसिपिएंट बन जाते हैं जो उन्होंने काम किया है शेड्यूल 2 के मुताबिक। तो उसमें जो रेफरेंसेस आएंगे, जो रेलिवेंट लॉ आएगा वो सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 आ जाएगा। इसके साथ साथ इनका यहाँ पर जो शेड्यूल नंबर 2 है उसके मुताबिक ये एक सप्लाई ऑफ सर्विस है वो आ जाएगा, ठीक। एंड उसके मुताबिक जो 5 लाख रुपए है इस पर जीएसटी लगा दिया जाएगा और वो भी सर्विस के रेट से लगाया जाएगा और सर्विस का रेट यहाँ पर आपका 18% का दिया हुआ है मालिक। तो 90,000 का जीएसटी टोटलिटी में ये इस तरह से आ जाता है, ठीक है जी। एंड उसके बाद जो वेस्ट एंड स्क्रैप है वो भी इन्होंने ही बेचा है।
तो ये तो एक्टिविटी एक अलग रही, यहाँ पर आकर इन्होंने इसके लिए काम किया और ये काम यहाँ पे खत्म हो जाता है। अब जो वेस्ट है इसके ऊपर जीएसटी का पेमेंट कौन करेगा? तो आईटीसी के चैप्टर में हमें जब जॉब वर्क की हम बात करते हैं सेक्शन 19 के साथ में, तो एक सेक्शन 143 भी वहाँ पे लगाया जाता है। उस सेक्शन के अंदर ये लिखा हुआ है कि जो वेस्ट एंड स्क्रैप पे जो ये निकल के आता है जॉब वर्क के दौरान, तो इसमें जो प्रोविजन जो लॉ है वो ये कहता है कि अगर इस वेस्ट के केस में आपका जो सप्लायर है, रॉ मटेरियल जो सप्लायर है, अगर ये जो आपका जॉब वर्कर है, जो आपका ये जॉब वर्कर है, अगर जॉब वर्कर आपका एक रजिस्टर्ड पर्सन है तो पहली पसंद में यही जीएसटी का पेमेंट कर देगा, और अगर ये रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है तो जो रॉ मटेरियल सप्लायर था उसको वेस्ट के ऊपर जीएसटी का पेमेंट करना पड़ जाएगा। ऐसे करके मालिक यहां पर बोल दिया जाता है। तो वेस्ट की जो ट्रांजैक्शन हुई है वो एक इंडिपेंडेंट और एक डिफरेंट ट्रांजैक्शन है, ठीक है जी। तो यहां पर आकर जो आपका ये जॉब वर्कर है, बताया गया है पहले से ही, चूंकि एक रजिस्टर्ड आदमी है, इसलिए यहां पर आकर इस पर जीएसटी गुड्स के रेट से यानी कि वेस्ट एंड स्क्रैप के रेट से लगा दिया जाएगा। ऐसे करके मालिक यहां पर बात करा दी जाती है। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। ठीक राधे? हाँ सर एकदम ठीक है। अब अगला सेक्शन आता है कंपोजिट एंड मिक्स्ड सप्लाई का। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो चैप्टर 2 हिस्सों में बटा हुआ है। सेक्शन 7 और 3 शेड्यूल की बात खत्म हो चुकी है। अब आगे आपका सेक्शन नंबर 8, जहां पर हम कंपोजिट और मिक्स सप्लाई की बात करते हैं। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेगमेंट, ये सेक्शन 8 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिपेंडेंट क्वेश्चन कम पूछे जाने के चांस हैं, लेकिन बड़े क्वेश्चन का हिस्सा बनाकर पूछे जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं। कह रहा व्हाट डू मीन बाय कंपोजिट और मिक्स सप्लाई का मतलब समझाइए। तो कंपोजिट सप्लाई वो होती है जो कि पीएनटी टेस्ट को फुलफिल कर देती है। 2 और मोर टैक्सेबल सप्लाई है, नेचुरली बंडल्ड है, एंड वन ऑफ द सप्लाई इज ए प्रिंसिपल सप्लाई वेयर ऑल द 3 कंडीशंस आर सेटिस्फाइड दैट इट विल बी कॉल्ड एज अ नेचुरल बंडल, यानी कंपोजिट सप्लाई कहा जाता है। और अकॉर्डिंगली इसका जो ट्रीटमेंट दिया जाता है सेक्शन 8 के मुताबिक वो ये कि प्रिंसिपल सप्लाई के नाम से पूरे बंडल को कॉल किया जाएगा और उसी का रेट ऑफ जीएसटी यहां पे लगा दिया जाएगा। ठीक है। दूसरी बात यह कि जो मिक्स्ड आर्टिफिशियल बंडल होता है वो सप्लाई जो कि कंपोजिट बंडल की कैपेसिटी में नहीं आ रही और बंडल बना के दिए जा रहे हैं, वो आपकी यहां पर मिक्स्ड सप्लाई कही जाती है। और उसमें जो सोल्यूशन दिया गया सेक्शन 8 के मुताबिक वो भी एक आर्टिफिशियल सोल्यूशन ही दिया गया है। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल 80-90 पूरे 100, उसमें से जौन सी भी आपकी कमोडिटी हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स कैरी करती है उसका रेट वहां पर इस्तेमाल कर लिया जाएगा, उसके नाम से उसको क्लासीफाई कर दिया जाएगा। ऐसी वाली बात आपकी थ्योरेटिकल क्वेश्चन में यहां पर आ जाती है। ये छोटा सा क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये बच्चों वाले क्वेश्चन मतलब है तो सही, लेकिन ऐसा नहीं है कि बच्चों वाले, बट हो जाएंगे आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से हो जाएंगे। महाजन जी यहाँ आइए, मैं आपको यहाँ लिए चलता हूँ। ये अच्छा क्वेश्चन है। सत्यमेव प्रिंटर्स, आसान हालांकि ये भी। सत्यमेव प्रिंटर्स अब प्रिंटिंग हाउस, आईसेव मेटल का ना, तो इसलिए मैं इसको ज़्यादा वेटेज दे रहा हूँ। सत्यमेव प्रिंटर्स इज ए प्रिंटिंग हाउस रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। इट रिकवर्स एन ऑर्डर फॉर प्रिंटिंग 5000 कॉपीज ऑफ बुक ऑन योगा एंड मेडिटेशन ऑथोराइज्ड बाय ए वेल नोन योगा गुरु से इसको एक ऑर्डर मिलता है, मान लीजिए बाबा रामदेव से। द कंटेंट ऑफ द बुक इज टू बी प्रोवाइडेड बाय द योगा गुरु टू सत्यमेव प्रिंटर्स। जो सारा कंटेंट इनके द्वारा दिया जाता है, किताब छाप कर दे देते हैं। इसके पीछे एक सर्कुलर आया हुआ था, सर्कुलर का नंबर तो आपको याद नहीं होगा, नहीं याद तो कर लीजिएगा, 11/11/2017, 11/11/2017, क्योंकि इस बार इस सर्कुलर पर बेस्ड कई बार क्वेश्चन एमटीपी, आरटीपी और एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ये इंपॉर्टेंट सर्कुलर आपका बन जाता है, जिसमें यह कि बुक फॉर्म में आपको बना के दिया जा रहा है, बाइंडिंग शेंडिंग की जा रही है। तो यहाँ पर ये एक कंपोजिट सप्लाई बनती है, जिसमें कि मुख्य सप्लाई एज पर द सर्कुलर प्रिंटिंग की आती है। तो इट इज ए काइंड ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस के अंदर से, हम प्रिंटिंग सर्विस के अंदर से क्लासीफाई करके चलते हैं। ये क्वेश्चन है अगला जी आपका, अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जी। शिवाजी प्राइवेट लिमिटेड अ रजिस्टर्ड सप्लायर सप्लाई द फॉलोइंग गुड्स एंड सर्विसेज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग एंड कॉम्प्लेक्सेस। Excavator for required period at per rate R। एक्सकेवेटर जो मशीन है इनकी मिट्टी विट्टी खोदने की जो होती है, जेसीबी मान लो वो है, तो जितने घंटे चलेगी उसके हिसाब से आपको चार्ज पे करने पड़ते हैं। मैन पावर फॉर ऑपरेशन ऑफ द एक्सकेवेटर, उसका जो ड्राइवर या हेल्पर हो गया जो मशीन का, एक्सकेवेटर का, जेसीबी का, तो उसके दिए जाते हैं एज पर रेट डे, तो दिनों के हिसाब से उनका पैसा लिया जाता है। सॉइल टेस्टिंग एंड सिस्मिक एवेल्युएशन एट ए पर सैंपल, जितने सैंपल हम टेस्ट करेंगे उसके हिसाब से पैसे लिए जाएंगे। तो उन्होंने बता रखा है कि पैसे कैसे लिए जाएंगे।
द एक्सकेवेटर आर इनवेरिएबली हायर्ड आउट अलोंग विद द ऑपरेटर। ओए होए होए हे, ये बंधन तो प्यार का बंधन है। ऐसा नहीं कि अगर कोई जेसीबी मांगे तो खाली मिल जाएगी, ड्राइवर के साथ ही मिलेगी, वरना नहीं दी जाएगी। सिंपल, ना अकेला ड्राइवर मिलेगा ना अकेली जेसीबी मिलेगी, जाएंगे तो इकट्ठे ही जाएंगे। द एक्सकेवेटर आर इनवेरिएबली हायर्ड आउट अलोंग विद एक्स ऑपरेटर। सिमिलरली एक्सकेवेटर ऑपरेटर आर सप्लाइड ओनली व्हेन द एक्सकेवेटर इज हायर्ड आउट। मतलब बंधन है, कोई भी एक इनमें से नहीं जा सकता है। कोई कहे कि भैया मेरे पास तो मशीन है, मुझे ड्राइवर दे दो, हम नहीं करते ड्राइवर सप्लाई। फॉर ए गिवन मंथ द रिसीट फॉर a given month receipts excluding of GST of Shivaji Private Limited are as follows. हायर चार्जेस फॉर एक्सकेवेटर 18 लाख आए हैं। सर्विस चार्जेस फॉर सप्लाई ऑफ मैन पावर एंड ऑपरेशन, वो इसके दिनों के हिसाब से काउंट किया गया, इतना बना। और सर्विस चार्ज ये आपका सैंपल वगैरह इतना बनाया जाता है। कंप्यूटर जीएसटी लायबिलिटी इतना इतना इतना। एक्सकेवेटर हायरिंग के जो लॉ में दे रखा है कस्टम टैरिफ एक्ट के अंदर, वो 12% है। मैन पावर की सर्विस, सॉइल टेस्टिंग की सर्विस पर अपना 18% का यहाँ पर दिया जाता है। तो इसमें बेसिकली हमें ये देखना है कि ये मैटर कौन से केस का है। तो आपको क्या दिख रहा है, ये जो इकट्ठा बना के दिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप रेलिवेंट प्रोविजंस पहले लिखने बैठेंगे ना अपना मालिक, तो उसमें क्या क्या आ जाएगा। खैर न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन के अंदर हम इसको बनाना शुरू करेंगे और बनाते बनाते ही हम इसके नोट्स यहाँ पर लिखना शुरू कर देंगे। तो ये इन्होंने बताया कि 18 लाख रुपये अपना यहाँ निकल के आता है। तो हायरिंग चार्जेस के ऊपर जीएसटी का रेट अपना हम कौन सा लगा कर चलेंगे, मशीन का लगा के चलेंगे या कैसे करके चलेंगे। तो यहाँ पर जो कि मशीन का अपना खुद का जो रेट बताया गया है, कहाँ गए रे रेट कहाँ गए, हायरिंग ऑफ एक्सकेवेटर, ये 12% से लिया जाता है। ठीक है जी। और फिर आएगा इसका नंबर आएगा, फिर ये 20,000 पे किस तरह से जीएसटी आएगा। हाँ, तो इस पे तो अपना लगा ही दीजिए आप, 18 लाख है तो भाई उसमें 12% के हिसाब से इसको कंसिडर कर लिया जाएगा। और जो ये आपका मैन पावर जो निकल के आ रहा है, इस पर भी अपना नहीं आएगा, इस पर भी मशीन वाला ही हायरिंग का रेट आएगा 12% का, क्योंकि ये एक कंपोजिट सप्लाई है। तो ये उन्होंने नीचे वर्किंग नोट दिया है, मैं यहीं पर वर्किंग नोट को इनबिल्ट कर दूंगा कि क्यों मैं इस पर 12% लगा रहा हूँ। मैं इसलिए लगा के चल रहा हूँ क्योंकि ये कंपोजिट सप्लाई है। 2 और मोर टैक्सेबल सप्लाईज हैं यहाँ पर आकर, जिनमें से एक सप्लाई प्रिंसिपल सप्लाई है जो कि एक्सकेवेटर को आगे देने की है। तो इसका क्लासिफिकेशन भी एक्सकेवेटर में ही किया जाएगा, इसलिए मैं यहां पे 12% का रेट लगा रहा हूं। तो ये वर्किंग नोट नीचे ना ले जाकर मैं यहीं पर इसके अंदर ही इनबिल्ट कर दूंगा। तीसरा एलिमेंट था सर्विस चार्जेस फॉर सॉइल टेस्टिंग एंड सीस्मिक एवेल्यूएशन। तो ये इंडिपेंडेंट सप्लाई है, तो इस पे अपना खुद का रेट 18% का यहाँ पे लगा दिया जाएगा और मेरी ये जीएसटी लायबिलिटी निकल के सामने आ जाएगी। वेरी वेरी सिंपल और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे है काजल, रजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ जयपुर राजस्थान हैज मेड द फॉलोइंग सप्लाई इन द मंथ ऑफ जनवरी। तो इन्होंने यहाँ पे सप्लाई करी हुई है और पूछ कर रहे हैं एज्यूम रेट ऑफ जीएसटी टू बी अंडर। रेट यहाँ पर इन्होंने ये बता रखा है। फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन examine each of the above supplies made by Kajal for the month of January and determine the rate of GST। आपको करके चलना है कि वो बताना है आपको ईच एंड अबव इंफॉर्मेशन से कि क्या रहेगा वहाँ पर सीन ना, मतलब सप्लाई है भी नहीं है और जीएसटी का रेट क्या रहेगा वो उससे बताना है। ये आगे रेट दे रखे हैं लैपटॉप, ये कस्टम टैरिफ एक्ट के मुताबिक बता रखा है कि भैया रेट ये रहते हैं। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। सप्लाई ऑफ लैपटॉप है अलोंग विद द लैपटॉप बैग है, तो ये कंपोजिट सप्लाई है। तो ये काम कर सकते हैं क्योंकि कंपोजिट और मिक्स सप्लाई पर बेस्ड आपके क्वेश्चंस हैं। तो आप इनिशियली सबसे पहले अपने रेलिवेंट प्रोविजन के अंदर, ये खंड में जब टुकड़ों में क्वेश्चन आता है और सारे टुकड़े मिलते जुलते से हैं, तो उनमें आप रेलिवेंट प्रोविजन इकट्ठा लिख के चलेंगे। आप यहाँ पर कंपोजिट सप्लाई की परिभाषा लिख देंगे, आप यहाँ पर मिक्स्ड सप्लाई की परिभाषा भी लिख देंगे। उसमें आपका पी एन टी जो भी 3 एलिमेंट आते हैं वो आ जाएंगे। यहाँ पर इसका आ जाएगा क्लासिफिकेशन का भी लिख देंगे आप सेक्शन 8 के मुताबिक। इसमें क्लासिफिकेशन प्रिंसिपल सप्लाई में किया जाता है, इसका क्लासिफिकेशन आपका जो मैक्सिमम रेट कैरी करता है उसमें किया जाता है। ऐसे करके आप वहां पर बोल देंगे। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। सप्लाई ऑफ लैपटॉप है अलोंग विद सो एंड सो है, 55,000 रुपये का है। तो ऐसे में हम आपको बता दें चूंकि ये कंपोजिट सप्लाई के एम्बिट में फॉल करती है और प्रिंसिपल सप्लाई इसमें लैपटॉप की है, तो लैपटॉप का रेट यहाँ पे लगा दिया जाएगा। यानी कि पहले वाले केस में 18% का जीएसटी लगा दिया जाएगा। ये आ गया साहब। उसके बाद अगले केस में क्या बोलते हैं, सप्लाई ऑफ 10,000 किट्स 50 रुपये अमाउंटिंग टू रुपये 5 लाख एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी टू राम फैंसी स्टोर। ईच किट्स कंसिस्ट ऑफ हेयर ऑयल एंड ब्यूटी सोप एंड ये इसके नेचर से पता लग रहा है ये प्रिंसिपल सप्लाई इसमें कोई भी नहीं है एंड अकॉर्डिंगली ये आर्टिफिशियल सप्लाई में फॉल करेगी, यानी कि मिक्स्ड सप्लाई में फॉल करेगी। और उस पर जो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल हेयर ऑयल ब्यूटी सोप और कॉम, हेयर ऑयल ब्यूटी सोप और कॉम, तो इनमें देख लीजिए हाईएस्ट रेट कौन सा है, तो 28% के अंदर ये फॉल करा दिया जाएगा। ऐसे करके मालिक बात हो जाएगी।
उसके बाद बोलते हैं क्या भला, ये हो गया एंड ये 100 किट्स आर गिवन एज ए फ्री गिफ्ट टू जयपुर कस्टमर। ओके, कस्टमर को दिया है, फ्री गिफ्ट दिया है साहब, ऑन द ओकेजन ऑफ मिसेस काजल बर्थडे, ईच किट कंसिस्ट ऑफ हेयर ऑयल वगैरह वगैरह वगैरह। अब आपका दिमाग काम करेगा रेट को ढूंढने में, लेकिन मालिक उससे पहले ध्यान दीजिएगा ये सप्लाई ही नहीं है, फ्री गिफ्ट दिया है, कस्टमर को दिया है। फ्री सप्लाई अब किसी अपने को दी जाती है, रिलेटेड पार्टी या डीम्ड डिस्ट्रिक्ट को दी जाती है, बात समझ में आती है, लेकिन किसी कस्टमर को पकड़ा दिया इंडिपेंडेंट को, तो वहां पर ये आपका सप्लाई नहीं बनाया जाएगा, और सप्लाई नहीं बनेगा तो रेट का क्वेश्चन आएगा ही नहीं। ठीक है जी। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा, ये खतरनाक खेल यहां पर खेला गया, क्योंकि आपका दिमाग 2 क्वेश्चन टेस्ट करा के कंपोजिट और मिक्स पे फंसा दिया, और पीछे से कह रहा है कि सप्लाई ही नहीं है, तो खतरनाक पॉइंट था ये। इवेंट मैनेजमेंट सर्विस प्रोवाइडेड टू फ्री ऑफ कॉस्ट टू हर ब्रदर होली डिपेंडेंट ऑन हर। तो फैमिली की परिभाषा में लिखनी पड़ेगी यहां पर आकर के। फैमिली की परिभाषा ये बोलती है हम दो हमारे दो ऑलवेज रिलेटेड पार्टी होते हैं, लेकिन भाई बहन वगैरह माता पिता ये तब हमारे फैमिली का मेंबर बनते हैं जबकि ये हमारे ऊपर डिपेंडेंट हो, होली और मेनली। तो यहां पर ये रिलेटेड पार्टी में अपना आ जाता है। फॉर ए सन्स मैरिज लोकेटेड इन इंदौर मध्य प्रदेश, कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विसेज इतनी बनती थी, फ्री ऑफ कॉस्ट दी है, आरपी को दी है, तो यहां पर ये सप्लाई बना दिया जाएगा। और इवेंट मैनेजमेंट की सर्विस पे 5% का जीएसटी आता है, तो 5% का जीएसटी यहां पे लगवा दिया जाएगा। 2 एलिमेंट टेस्ट किए जा रहे हैं आपसे, सप्लाई है, ये मिक्स्ड क्वेश्चन आ गया ना आपका ये। सेक्शन 7 प्लस सेक्शन 8 पर ये आपका मालिक मिक्स्ड क्वेश्चन है कि ये भी देखना है कि सप्लाई है या नहीं, और अगर है तो 8 के मुताबिक इस पर रेट कौन सा लगाया जाएगा। इट इज कॉल्ड मिक्स्ड क्वेश्चन, राइट सर? ओके। और ठीक है जी, हो गया अपना। एंड उसके बाद बोलते हैं कि ये भी अच्छा क्वेश्चन है। 1400 चेयर्स एंड 100 कूलर्स हायर्ड आउट टू फंक्शन गार्डन अजमेर राजस्थान के लिए फॉर 3 लाख। इतने में आपने दिए हैं किराए पर, एक्सक्लूसिव जीएसटी, इंक्लूडिंग इसमें क्या शामिल है, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग, इसमें ट्रांसपोर्टेशन भी आपका शामिल था, चेयर एंड गोडाउन वगैरह वगैरह। तो ऐसे करके यानी कि एक तो हायर आउट किया गया है आपने चेयर को और कूलर्स को, प्लस आपका ट्रांसपोर्टेशन भी यहां पर है, और इसके लिए लिए गए हैं 3,30,000 रुपये। आगे बोलते हैं कि काजल इज नॉट ए जीटीए, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्रोवाइड बाय हर एग्जाम। ट्रांसपोर्टेशन की जो सर्विस है इस पे जीएसटी का रेट आपका नील हो गया क्योंकि एग्जाम्प्टेड है, और जो ये वाली है ये आपकी टैक्सेबल रहेगी। ट्रांसपोर्टेशन वैसे नॉर्मली 5% है, पर आपके केस में एग्जाम्शन मिल गई है, इस केस में एग्जाम्शन है, तो इसमें बोलते हैं कि रेंटिंग का है 12% का। तो अब मुझे बताइए ट्रांसपोर्टेशन और प्लस ये, इन दोनों के बीच में ये कैसा रिश्ता है, ये एक कंपोजिट सप्लाई है या फिर ये मिक्स सप्लाई है? सर एक कंपोजिट सप्लाई है। पीएनटी टेस्ट यहां पर पूरा किया जा रहा है सर जी, एंड अकॉर्डिंगली यहां पर हम बात करते हैं तो प्रिंसिपल सप्लाई इसमें ये वाली है, तो 12% का रेट पूरे के पूरे 3,30,000 पे लगा दिया जाएगा। तो मतलब सर जो एग्जेम्प्टेड सर्विस है वो भी आपकी 12% कैटेगरी में आ गई। हाँ ऑब्वियसली वो भी आ जाएगी। अगर आप इससे बचना चाहते तो आप इस प्रकार के मर्ज कॉन्ट्रैक्ट मत करके चलते, आप ऐसे बोलते कि 3 लाख की कुर्सियां हैं किराए पर और 30,000 रुपये का आपका ये ट्रांसपोर्टेशन है, ऐसे करते अलग अलग करके चलते आप कॉन्ट्रैक्ट्स बिलिंग वगैरह, तो आपका बच जाता। लेकिन यहाँ पर क्योंकि कंबाइंड वैल्यू है तो आपका गेहूं के साथ घुन भी पिसेगा, होल वैल्यू लाइबल टू जीएसटी एट द रेट ऑफ 12% यहाँ पर रखवा दी जाएगी। Chairs and coolers hired out to function garden and transportation service provided by Kajal are exempt. However, since chair and coolers hired out along with the transportation, तो वो भी इस कैटेगरी में आ जाएगा। आखिरी क्वेश्चन है शायद आपका ये, और आखिरी क्वेश्चन है ये नवंबर 19 4 मार्क्स का, और मैं चाहता हूं कृपया करके आप भी इसे अपनी राइटिंग प्रैक्टिस में लेकर आए। लिखकर सॉल्व करेंगे आप इसे। बाबू मेरा कहना मान जाना प्लीज, लिखना जरूर यार, जब तक नहीं लिखोगे वरना कोई फायदा नहीं है आपको। एग्जाम टाइम में आप 80 की तैयारी करते हैं, लिखा हुआ है आपने तो 80 में से 80 आएंगे, 80 आ जाएंगे आपके, लेकिन आप 80 की तैयारी कर रहे हैं लेकिन लिखने की प्रैक्टिस नहीं है। मैं बता रहा हूं 40, 50, 55 कहीं पर भी यहां नंबर आपके अटक जाएंगे, ये मेरा वादा है। मैं बता रहा हूं आपसे, प्लीज राइटिंग प्रैक्टिस जरूर करके चलनी है। और इस तरह से आपका ये चैप्टर बड़ी खूबसूरती के साथ यहां पर अगर कंप्लीट हो जाता है, प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। अगले चैप्टर में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक आप इसे निपटा लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय है, टाटा है और खूब सारा प्यार है, लव यू टू।